अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवल रीड कर रही हूँ जिसका जनर है सीक्रेट एजेंट बेस, आफ्टर मैरिज बेस, फोर्स्ड मैरिज। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। अब के दौर में चूँकि घूंघट का रिवाज नहीं था, लिहाजा हुरैन भी इस तकलीफ से आज़ाद थी। वो शर्म हया जो कुछ देर पहले एक दुल्हन होने की वजह से थी, अब वो मनकूद थी और उसकी जगह परेशानी बढ़ने लग गई थी। या अल्लाह, आखिर और कितनी देर ऐसा बैठना पड़ेगा। अभी वो पूरी तरह सोच भी ना पाई थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर कोई बड़ी अजलत में दाखिल हुआ। उसके पीछे हुरैन की सास भी दाखिल हुई। हदीद, मेरी बात तो सुनो बेटा। वो परेशान सूरत लेकर हदीद से मुखातिब थी, जो उसे बेडरूम के साथ मुल्तहिक एक रूम में जा चुका था, जो यकीनन ड्रेसिंग रूम था। सॉरी माँ, लेकिन मैं मज़ीद ये ड्रामा प्ले नहीं कर सकता। हदीद ड्रेसिंग रूम से बाहर आते माँ से मुखातिब हुआ था। कुछ देर पहले वाली शेरवानी की जगह अब जीन्स, टी शर्ट और जैकेट पहने हुए था। एक हाथ में बैग था और दूसरे में जोगर्स। बेड के बाएं जानिब पड़े सोफे पर बैठकर जल्दी जल्दी जोगर्स पहनने लगा। बेटा देखो, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। बस 2 दिन और ठहर जाओ, फिर बेशक चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। सायरा बेगम, जो कि हदीद की माँ और हुरैन की सास थी, इल्तिजाई लहजे में हदीद से कहने लगी, माँ फॉर गॉड्स सेक, जितना तमाशा आप लोगों ने करना था कर लिया, नाउ इट्स ओवर। हदीद ने गुस्से के साथ हाथ उठाकर माँ को कुछ और कहने से रोक दिया। हुरैन इस सारे किस्से में खामोश तमाशाई थी। वो तो इस शौक़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी कि उसकी ज़िंदगी का आगाज़ किस अंदाज से हो रहा है। अभी तक हदीद और सायरा बेगम हुरैन की जानिब मुतवज्जो नहीं हुए थे। हदीद, मैं कल लोगों को क्या जवाब दूंगी? सायरा बेगम ने बेचारगी से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मी आपको ये पहले सोचना चाहिए था। मैं मज़ीद आपकी किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। बात ख़त्म करके माँ का माथा चूमा और एक निगाह भी हुरैन के सजे सवरे रूप पर डाले बिना जैसे आया था वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया। सायरा बेगम ने हदीद के निकलने के बाद सदमे से निकलते हुए एक नज़र हुरैन के शौक चेहरे पर डाली तो बेइख्तियार ही उसके पास आई थी, मगर कशमकश में थी कि कैसे उसको हदीद के नावार सलूक के बारे में बताएं। उनके पास बैठते ही हुरैन को जैसे होश आया और वो सदमे से बस इतना ही बोल पाई, आंटी ये सब क्या है? हुरैन के पूछते ही सायरा बेगम नज़र चुराते और कदरे हिचकिचाहट से बोली थी, बेटा तुम परेशान न हो, ऐसा कर कि चेंज करके सो जाओ। उनका ये अंदाज़ हुरैन को भड़काने के लिए काफ़ी था। मैं सो जाऊं? मेरा शौहर मुझे तस्लीम करने से इनकारी है, जिसको मेरे वजूद की परवाह ना हुई। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ और आप मुझे सोने का कह रही हैं? इंतहाई बेरब्त जुमले उसके लबों से अदा हुए और आंखों से आंसू। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है उसके साथ। एकदम चट्टानों की सी सख्ती उसके चेहरे पर दर आई। बेदर्दी से उसने अपने आंसू साफ किए। आंटी मुझे सच सच बताएं, इस सब के बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं कि ये शादी हदीद की मर्ज़ी के बगैर हुई है। सो अब आप प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाइए। जितनी मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी हो गई। वो किस में इन्वॉल्व और अगर हैं तो ये शादी क्यों करवाई आपने? मेरा और मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर था? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? कुछ मत छुपाइए प्लीज़। वो उनका हाथ थामे बेइख्तियार फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं बेटा, हदीद किसी में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कुछ। सायरा ने उसकी बात की तस्दीद करते हुए कहा था। प्लीज़ आंटी, अब भी आप मुझसे छुपा रही हैं? एक बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद करके आप अपने बेटे पर पर्दा रख रही हैं। हुरैन ने बेइख्तियार उनकी बात काटकर गुस्से और रंजीदगी से कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम किस कैफे से गुज़र रही हो, मगर मेरा यकीन करो वो बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। ओके, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं सब तुम्हें अभी और इसी वक्त बता दूंगी, मगर फिर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सायरा बेगम ने फैसलाकुन अंदाज में कहा था, आंटी ये तो इस वजह पे मुनसर है, मगर मुझे बहुत दुख है कि आपने किसी की बेटी अपने बेटे के लिए बर्बाद कर दी। हुरैन अभी भी बेयकीन थी कि हदीद की इस हरकत के पीछे किसी लड़की का मामला नहीं है। बेटा मुझे यकीन है कि वजह सुनने के बाद तुम इस बात को इतना बड़ा नहीं समझोगी जितना अपनी गलत फहमी की बिना पर समझ रही हो। सायरा बेगम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखा। आप प्लीज़ मुझे बताएं। सुबह उठकर अपने सर को दबाते हुए हुरैन ने दिल में मौसम इरादा किया कि
उसको अपने और हदीद के रिश्ते को एक नई चांस देना है। और फिर आखिर एक लड़की की ज़िंदगी में समझौते के अलावा होता भी क्या है। मगर उसने भी ये सोचा कि खुद को गिराना भी नहीं कि अपनी नज़रों में फिर न उठ सके। ऐसी बावकार तरीके से उसको अपनी तरफ लाना है कि शर्मिंदगी का ज़्यादा मार्जिन उसके हिस्से में आए। अभी ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। यस, कम इन। सायरा बेगम मुस्कुराते चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुईं। अस्सलाम वालेकुम। उनके देखते साथ ही हुरैन मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी जानिब बढ़ी थी। उन्होंने उसके साथ लगाकर ढेरों दुआएं दी। अब मेरी बेटी ठीक है ना? उन्होंने तशवीश से उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा था। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली दी। शुक्र है, मैं रात भर बहुत परेशान रही, उन्होंने तफक्कुर से कहा। आंटी, आप फिक्र न करें, हम जल्द ही इसका हल निकाल लेंगे। बेटा, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरा मान रख लिया। प्लीज़ आप आइंदा कोई शुक्रिया वाली बात नहीं करेंगी। हुरैन ने उनको तकल्लुफ़ से निकालना चाहा जो हदीद ने दी थी। उस तकलीफ़ से निकालना चाहा जो हदीद ने दी थी। तुम आज से मुझे मम्मी कह सकती हो। और अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी मम्मी। नाश्ते के फ़ौरन बाद हुरैन के पेरेंट्स मिलने आ गए। बेटा, मुझे जब से हदीद के जाने का पता चला है मैं तो परेशान हो गई थी, हुरैन की वालिदा ने तशवीश से कहा। अरे नहीं मामा, परेशानी की कोई बात नहीं है। आपको पता है ना, उनकी जॉब ही ऐसी है। बस सुबह कॉल आ गई है, ज़रूरी ऑपरेशन है, तो सुबह ही निकलना पड़ा। हुरैन ने उनकी तसल्ली करवाई। सायरा बेगम ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा था, जिसने खूबसूरती से उनका पर्दा रखकर मज़ीद सवालों से उनको बचा लिया था। हाँ बेटा, फ़ौजी हो या कमांडर, इनको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब तो आदत डालनी ही होगी तुम्हें। अल्लाह हदीद को उसके मकसद में कामयाब करे। वलीमा तो होता ही रहेगा, क्यों भाई साहब? हुरैन की पापा अयाज साहब ने हुरैन को समझाते आखिर में हदीद के वालिद रियाज साहब से तायद चाही। बिल्कुल जनाब, रियाज साहब ने उनकी बात में ही हाँ में हाँ मिलाई थी। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। हदीद को उसकी उम्मीद थी कि सब सो चुके होंगे। मेन गेट चौकीदार ने खोल दिया। मेन डोर की चाबी उसके पास हमा वक्त होती थी। सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर आया और जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़े का नॉब घुमाया, उसे लॉक्ड देखकर वो हैरान हुआ। पिछले कुछ दिन उसने इतनी जहनी और जिस्मानी मुशक्क़त की थी कि वो ये फरामोश कर चुका था कि उसकी शादी हुई थी। वो हैरान होता नीचे गया। लाउंज में सब कमरों की चाबियों का गुच्छा मौजूद होता था। मुतालबा चाबी निकाली। जैसे ही अंदर आया तो नीलगुल बल्ब की रोशनी में किसी को अपने बेड पर सोता पाया था। हैरान होता आगे बढ़ा और हुरैन पर नज़र पड़ते ही अपनी ज़बरदस्ती की शादी याद आई। हद है, ये हदीद के खूबसूरत नक़ूश तन गए। ओह, ये रीट यहीं मौजूद है। गुस्से से उसने अपना बैग इतने ज़ोर से ज़मीन पर पटका कि दूर दरो दीवार हिलकर रह गए थे। हुरैन तो फिर भी बहुत कमज़ोर आसाब की मालिक थी। हुरैन हड़बड़ाकर नींद से उठी। जो ही सामने नज़र गई तो हदीद को सामने देखकर उड़े हुए हवास कुछ बहाल हुए। एकदम दुपट्टे का ख्याल आया। सरहद से सरहान ने दुपट्टा उठाया। हदीद इस तमाम सूरत हाल से लाताल्लुक़ सोफ़े पर बैठा जो गर्ज उतारने में ऐसे महू था जैसे उसके अलावा कमरे में कोई ना हो। कमरे में दाखिल होने के कुछ आदाब होते हैं, ख़ास तौर पर रात के इस वक्त जब लोग सो रहे हों। लेकिन अफसोस, इतने आला ओहदे पर फाइज होने के बावजूद लगता है मैनर्स आपको छूकर भी नहीं गुजरे। हुरैन ने नींद से इतनी बुरी तरह उठाए जाने की खौलन हदीद पर लफ्ज़ों की बौछार की सूरत निगारी थी। ये उनकी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात और बातचीत थी। हदीद ने कुछ हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात समेत उसके मगरूर चेहरे पर निगाह डाली। बिलाशुबा हुरैन की खूबसूरती को उसने दिल में सराहा था। खूबसूरत काली भंवरी सी गहरी आँखें, खड़ी नाक, गंदमी शफाफ रंगत, भरे भरे होठ और लंबे घने कमर को छूते हुए बाल जिनको लेयर्स में कटवाया गया था, उसको निहायत ही पुरकशिश बनाते थे। मगर उसके सख्त अल्फाज बुरी तरह उसकी हंसी को हिला गए थे। लिहाजा उसने 2 हर्फ उसकी खूबसूरती पर भेजे और फुंकारा, घर मेरा, कमरा मेरा, मेरी मर्ज़ी। मैं यहाँ तो तोप चला कर आऊँ या खामोशी से? आप होती कौन है मुझे मैनर्स का ताना देने वाली? हुरैन ने एक इस्ताज़िया अंदाज हदीद के खूबसूरत मगर किसी करदे गुस्सैले चेहरे पर डाली थी। 6 फुट 2 इंच हाइट, वर्जिशी जिस्म, घने बाल, फौजी हेयर कट जो माथे पर बिखरे हुए थे, हेज़ल ग्रीन आँखें जो मुकाबिल को चारों शाने चित कर दें, खड़ी नाक, भीचे होठ और दाएं गाल पर पड़ने वाला डिम्पल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। गुस्से से उसकी जानिब घूर रहा था। वैसे तो सुना है कि सीक्रेट सर्विसेज वालों की IQ गज़ब का होता है, मगर आपको देख के ना सिर्फ अफसोस बल्कि हैरत है कि उन्होंने आपको रख कैसे लिया।
जिसको ये याद नहीं कि मैं यहाँ क्यों और किस हैसियत से हूँ। हुरैन ने उसे तेज दिलाने वाली मुस्कुराहट समेत तंज़िया निगाहों से देखा था, जो अभी तक उसके बेड पर विराजमान बैग से टेक लगाए और उसके ब्लैंकेट में मज़े से फसकड़ा मारे बैठी उसको चैलेंजिंग निगाहों से देख रही थी। जिस रिश्ते की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, उससे जुड़े शख्स की भी कोई अहमियत नहीं। माइंड इट माई सो कॉल्ड वाइफ। तंज़िया मुस्कुराहट समेत वो हुरैन पर उसकी हैसियत वाज़ा कर गया था। जब इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं तो आपका मेरे रूम में कोई काम नहीं। अपना ठिकाना आप खुद ढूंढें। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो आप मुझे यहाँ नज़र ना आए, अदरवाइज़ नतीजे की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। अपना बैग और जोगर्स उठाते हुए हुरैन को वार्न करता ड्रेसिंग रूम में गायब हो गया। अब इसके आने से पहले हुरैन को कोई हल निकालना था। बेइख्तियार मम्मी की वो बातें याद आईं जो उन्होंने हदीद के हवाले से शादी से पहली रात बताई थी। बेटा, हदीद किसी लड़की में इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुशी खुशी उसकी पसंद को अपनी बहू बनाती। इनफैक्ट वो सीक्रेट सर्विसेज के साथ जुनून की हद तक अटैच्ड है। उसका मानना ये है कि उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है कि जिसमें बीवी और उससे मोहब्बत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो इस रिश्ते की हकीकत को मानने से इनकारी है। हमारा क्या है, आज है तो कल नहीं, मगर एक माँ होने के नाते मैं उसको ये बेवकूफ़ी नहीं करने दे सकती। अभी तो हम हैं तो इसे परवाह नहीं, मगर जब हम नहीं रहेंगे तो बहन भाई कब तक उसके साथ जुड़े रह पाएंगे। बस इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती ये कदम उठाया, मगर मुझे पूरा यकीन है जिस अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब मिलाए हैं वो जल्द ही हदीद का दिल तुम्हारी जानिब मोड़ेगा। बस तुम मेरा इतना साथ दो कि कुछ टाइम सब्र से और उसको बर्दाश्त करना। मैं पूरी तरह उसकी ब्रेन वॉशिंग करूँगी, बस कुछ देर की बात है। एक माँ की इल्तिजा समझ लो। सब बातें दोहराते उसने खुद को तसल्ली दी। कोई बात नहीं हुरैन, कभी ना कभी ये बंदा तुम्हारी हैसियत मानेगा, बस कमज़ोर नहीं पड़ना, वरना इन सबको कैसे फेस करोगी, ख़ास तौर से अपने पेरेंट्स को जिन्हें अपनी खुशगवार ज़िंदगी की तसल्ली दी है। बी ब्रेव मिस्टर एजेंट हदीद, गेट रेडी फॉर न्यू मिशन। खुद को तसल्ली देती जल्दी से बेड से उठी, अलमारी से सिंगल बेड ब्लैंकेट निकाला और अभी सोफे पर लेटकर कंबल में गुम होने ही वाली थी कि हदीद ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। उसको कमरे में मौजूद देखकर तेवरियाँ चढ़ गईं। शक्ल से तो कुछ सेंसिबल लगती हैं, मगर हरकतें बताती हैं कि काफ़ी ढीठ किस्म की बंदी हैं आप, जिन पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। बेड पर दराज होते हुए बड़ी गहरी तंज़िया नज़रों से हदीद ने उसे देखा था। हुरैन ने अगर हदीद की मम्मी से उनका साथ देने का वादा ना किया होता तो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाती। जी बिल्कुल, आखिर इतने दिनों से इस कमरे में हूँ, यहाँ रहने वाली शख्सियत का कुछ तो असर होना था। बाकी रह गई मेरी हैसियत और इस कमरे में रहना और ना रहने की बात, तो इसका जवाब आप मम्मी से ले लीजिएगा। मेरा जवाब शायद तसल्ली बख्श ना हो। गुड नाइट। हदीद के दिमाग को मज़ीद भड़काते हुए हुरैन ने मज़े से करवट दूसरी जानिब ली और कंबल सर तक ओढ़ लिया। स्टूपिड, देख लूँगा तुम्हें। दांत पीसते हुए हदीद ने उसके पुश्त को घूरा और सोने की कोशिश की, जो शायद इतनी थकावट के बावजूद मुश्किल लग रहा था। और वजह वो वजूद था जिसने हदीद को अपनी हैसियत का बताकर उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया था। हुरैन बेटा, क्या हदीद रात में घर आया था? सायरा बेगम चाय बनाती हुरैन से पूछ रही थी। जी मम्मी, लेट नाइट आए थे। हुरैन रुख मोड़े चाय निकालते हुए बोली थी। शुक्र, कोई बात हुई? उन्होंने राजदारी और बड़े इश्तियाक से हुरैन से पूछा था। मम्मी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं उनकी मजबूरी महबूब बीवी हूँ और आते ही वो मुझे फूलों के हार पहनाएंगे। बस हाथ पकड़कर कमरे से निकालने की कसर बाकी रह गई थी। हुरैन ने उनकी खुशी से तमतमाते चेहरे पर दुख के साए लहराते देखे थे। उन्होंने खुद को संभालने को उसके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। मेरी जान, तुम बस हौसला न हारना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पर पड़ने वाले लट्टों को पीछे करते हुए कहा था। एक आप ही तो हैं मम्मी, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। हुरैन ने प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए तसल्ली बख्श मुस्कुराहट दी थी। वाओ, व्हाट अ रोमांटिक सीन, हदीद ने किचन में दाखिल होते हुए शरारत से माँ को देखते हुए कहा था। बदतमीज़, ऐसे कहते हैं? सायरा बेगम ने आगे उसके शाने पर चुपित लगाई थी। उसने बहुत मोहब्बत से उन्हें बाजुओं के हिसार में लिया। हुरैन तब तक किचन छोड़कर जा चुकी थी। कैसी है मेरी जाने जहाँ? हदीद ने मोहब्बत से उनके माथे पर बोसा दिया। बिल्कुल ठीक। और मेरा बेटा? उन्होंने निहायत मोहब्बत से उसको देखा था। बिल्कुल फिट। अब जल्दी से कुछ खाने को दें, बहुत भूख लग रही है। अपनी बीवी से कहो वही निकाल कर दे। सायरा बेगम को असल मौजू की तरफ आने का मौका मिला था। प्लीज़ मम्मी।
नो रिलीवेंट डिस्कशन, मैं ऑलरेडी ही बहुत थका हुआ हूँ। कुछ दिनों की छुट्टी रिलैक्स करने के लिए लेकर आया हूँ, आपका बहुनामा सुनने के लिए नहीं। हदीद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा था। हदीद को यूं माँ को इस उम्र में जलील करवाने पर तुले हुए हो? हदीद, क्यों माँ को इस उम्र में जलील करवाने पर तुले हुए हो? यकीन करो बहुत अच्छी बच्ची है, तुम एक मर्तबा उसकी जानिब तवज्जो करके तो देखो। उन्होंने हदीद का नाश्ता बनाते हुए उसे कायल करने की कोशिश की थी। मम्मी, क्या आप चाहती हैं कि मैं छुट्टियां कैंसिल करवा कर वापस चला जाऊं? ये सब मैंने आपको करने को नहीं कहा था। अब नाश्ता मिलेगा या भूखा ही चला जाऊं? और वैसे भी आपकी बहू को हर चीज़ तो मिल रही है यहाँ, इवन योर एक्सट्रीम सपोर्ट। वॉट एल्स शी वॉन्ट? हदीद के गुस्से को देखते उन्होंने उसे समझाने का इरादा बदल कर फिल वक्त के लिए खामोशी इख्तियार की थी। सायरा बेगम और रियाज साहब के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सब शादीशुदा थे। बड़ा बेटा फरीद और उसकी बीवी आसिया के 2 बच्चे शायान और रोमान थे। दूसरे नंबर पर तलहा और उसकी बीवी बीना के भी 2 बच्चे, 1 बेटा फौजान और बेटी ईशाल थे। बेटी राफिया और उसका शौहर दानियाल ऑस्ट्रेलिया में थे और उनका एक ही बेटा अबू बकर था और हदीद सबसे छोटा था। 2 घर एक जैसे साथ साथ बनाकर बीच की दीवार गिरा दी थी। सायरा बेगम के पोर्शन में नीचे और हदीद के डैडी थे और ऊपर का पोर्शन अब हदीद और हुरैन के ज़ेर इस्तेमाल था, जबकि दूसरे घर में नीचे का पोर्शन फरीद की फैमिली के पास और ऊपर का पोर्शन तलहा की फैमिली के पास था। किचन से बाहर आकर सोफे पर बैठते हुए हुरैन को रात होने वाली तलखी पूरी शिद्दत से याद आई थी। एकदम उसको ख्याल आया कि अगर जो हदीद ने अपनी तमाम तर नापसंदीदगी का मुजाहरा से कर दिया और ज़रा से भी भयानक उसके माँ बाप तक पहुँच गई तो क्या होगा, क्योंकि हदीद की मम्मी ने घर के किसी फ़र्द को उन दोनों के दरमियान होने वाली सर्द जंग का हवा तक नहीं लगने दी थी। अभी वो यही सोच रही थी कि कैसे हदीद को अपनी बेरुखी कंट्रोल करने का कहे कि बीना भाभी लाउंज में आई थी। और भाई सैयद जी आ गए हैं, उन्होंने शरारत से कहा। हुरैन बस मुस्कुरा कर रह गई थी। ये एकदम से उसे कुछ ख्याल आया। जल्दी से एक पेपर पे कुछ लिखा, फिर शायान के पास बुलाया। किचन में हदीद चाचू हैं, जाओ उनको देकर आओ, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी। शायान किचन की तरफ भागा। चाचू ये ले। ये क्या है? चाची ने दिया है। हदीद ने हैरान होते हुए पकड़ा, जिस पर लिखा था, मुझे मम्मी ने बताया था कि उन्होंने अपने बेटों को हमेशा औरत की इज़्ज़त करना सिखाया है। बाकी सबको देखकर तो इस बात पर यकीन आता है, मगर आपके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे दरमियान जो भी इश्यूज़ हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सबके दरमियान अब अपनी तरबियत को सवाल निशान नहीं बनने देंगे। हदीद ने वो पेपर तय करके पॉकेट में डाला और कुछ सोचते हुए घूट घूट चाय अंदर तक उतारने लगा। नाश्ता ख़त्म करते ही हदीद अपने जिगरी यार हसन से मिलने चला गया और सुना हालात वैसे ही या कुछ तरक्की हुई। हसन चूँकि हदीद की शादी ना करने वाली सोच से वाकिफ़ था और इस बात से भी वाकिफ़ था कि हदीद ने हुरैन को कबूल नहीं किया है, सो उसको छेड़ते हुए पूछा था। हदीद ने रात वाली तलखी मनवाना सुनाई थी। हसन कुछ हैरत और अफसोस से उसे देखने लगा। खबीस इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरे नाम पर उस घर में मौजूद है और तू? मुझे तुझसे इतनी सेल्फिशनेस की उम्मीद नहीं थी। तुम भी उसकी वकालत शुरू कर दो। मेरी समझ से बाहर है कि सब मुझे समझाते हैं, आखिर मेरी कोई बात क्यों नहीं समझता? मुझे किसी ऐसे रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं है, हदीद ने झुंझलाते हुए कहा था। हदीद यार, अल्लाह ने इस दुनिया में कुछ भी बेमकसद नहीं बनाया, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो। और फिर यहाँ तक हुक्म है कि जैसे ही लड़की या लड़का बालिग हो तो उसकी शादी कर दो। तू कुदरत और नसीब को गलत कह रहा है। बकवास ना करो, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हदीद ने अपनी दफ़ा करने की कोशिश की थी। तो तू ये मान क्यों नहीं लेता कि ये तो तेरे नसीब में ही थी? जब मेरा दिल उसकी जानिब खिंच ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? हदीद ने अपनी तरफ से दलील दी थी। यार तुझे उसके साथ अभी कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से 24 घंटे। क्या इतना वक्त किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए बहुत है? थोड़ा सा टाइम दे इस रिश्ते को। वैसे सच बता, तुझे भाभी कैसी लगी? वो जो संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था, उसके आखिरी सवाल पर हुरैन का सरापा नज़रों के सामने आया था। शरारत से हसन को देखा और बोला, वैम्पायर। बकवास न कर, सीधी तरह बता। हसन ने बामुश्किल उसकी बात पर अपना कहकहा रोका था। एक्सक्यूज़ मी, हु आर यू? वैसे भी मम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, सो अपनी बीवी की खूबसूरती मैं आपसे क्यों डिस्कस करूँ? इसे उसी फटे मुंह से जिसे तो भाभी की बुराइयाँ कर रहा है। हसन ने उसे शर्मिंदा करना चाहा था।
अब बकवास करता जाएगा या कुछ बकेगा भी? हसन ने जिद होते हुए पूछा था। यार है तो तोप चीज़, मगर मैं फिर भी फ़िलहाल अपने दिल को उसकी जानिब आमादा नहीं कर पा रहा। जानी मुझे यकीन है कि जब ने अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब मिलाए हैं तो दिल भी मिलाएगा। जल्दबाजी में कोई गलतफहमी मत करना। हदीद उसकी बात पर खामोश रहा। ये अगले दिन की बात थी। रात में हदीद बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा कि उस पर पासवर्ड लगा देखकर उसका दिमाग खौल गया। गुस्से से सामने पिच और लेमन कलर के लिनन के सूट में बैठी हुरैन को देखा था, जो कानों में हैंड फ्री लगाए मोबाइल पर गाने सुनने में मगन थी। साथ ही किसी डाइजेस्ट का मुताला जारी था। हदीद गुस्से में खौलता उसके सर पे जा पहुंचा। हुरैन ने जैसे ही महसूस किया तो बेइख्तियार सर उठाया। हैरत से हदीद की गुस्सैली शक्ल देखी और बेइख्तियार ही हैंड फ्री उतार दी। शर्बार निगाहों से उसे देखते हुए हदीद ने पूछा था, मेरे लैपटॉप पे आपने पासवर्ड क्यों लगाया है? आपने मुझसे कुछ कहा? मासूमियत की तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ते हुए हुरैन बोली थी। नहीं, दीवारों से, हदीद ने दांत पीसते हुए कहा था। अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएं, ये तो बहुत ख़तरनाक अलामात हैं। हुरैन ने तासुफ से कहते हुए वापस हैंड फ्री लगाना चाहिए कि हदीद ने उसके हाथ से खींची और बेड पे फेंकी। हुरैन को सदमे से मुंह खुला रह गया था। हाउ डेयर यू, वो गुस्से से कहती उसके मुकाबिल खड़ी हुई। यस, हाउ डेयर यू टू टच माई लैपटॉप। और ये हैंड फ्री वहाँ फेंकने का मकसद ये बावर करवाना है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाया तो यही हशर होगा। कीप इट इन योर माइंड। अब जल्दी से पासवर्ड बताएं। हदीद ने उसे वार्न किया, मगर वो भी हुरैन थी, इतनी आसानी से कैसे पीछे हटती। पासवर्ड तो आपको तभी मिलेगा जब आप वो हैंड फ्री उठाकर मुझे देंगे, नहीं तो मैं भी देखती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। हुरैन ने सीने पर हाथ बांधते हुए उसे चैलेंज किया था। हदीद ने लब भींच के उसके अंदाज देखे, मुस्कुराहट होठों में दबाकर मोड़ा। हुरैन ने अपनी बहादुरी पे ख़ुद को गायबाना थपकी दी थी। जैसे ही हुरैन ने हैंड फ्री लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो कलाई हदीद की फ़ौरन फौलादी हाथों में आ गई, जिसको उसने मोड़कर उसकी पुश्त पर लगा दी थी और उसके चेहरे के पास होकर बोला, निहायत ही चीप तरीका ढूंढा है आपने मेरी तवज्जो हासिल करने का। क्या चीप होंगे आप, बल्कि चीपस्टर। चीपू कहीं के। हाँ, छोड़े मेरा हाथ, बताती हूँ पासवर्ड। वो दर्द से चिल्लाई थी। आइंदा चैलेंज नहीं करना, हदीद ने उसे छोड़ते हुए कहा था। दहशतगर्द। हुरैन तेज़ी से पासवर्ड पेपर पर लिखते हुए बड़बड़ाई थी। अभी वो हुरैन से मगजमारी करके फारिग ही हुआ था कि हसन के मोबाइल पर कॉल आ गया मिस्टर वकील। जब से हसन ने हुरैन की वकालत शुरू की थी तब से हदीद ने उसका नाम मिस्टर वकील रख दिया था। फरमाए, ना सलाम ना दुआ। शादी करके तो तेरा दिमाग 7वें आसमान पे चला गया है। वैसे सॉरी यार, कहीं रात के इस वक्त मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? हसन ने उसे शर्म दिलाने के बाद में शरारत से छेड़ा था। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, हदीद ने गुस्से से उसे जवाब दिया और चलता हुआ कमरे के आगे बनी बालकनी में जा खड़ा हुआ। ओए होए, लगता है भाभी से सेटिंग हो गई है। क्या बहुत बिजी था? हसन शरारत करने से बाज नहीं आया था। हाँ जी, बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग हो गई है। लोगों को दिन में तारे नज़र आते हैं और मुझे रात में सूरज नज़र आ गया है, हदीद ने जले दिल से कहा था। हा, क्या तू इतना ही जल्दी शादी से पहले था या भाभी के ज़ेर असर रहने की वजह से हो गया है? नहीं जानी, जुली तो मैं पहले था, अब तो दहशतगर्द बन गया हूँ। मुस्कुराते हुए उसे हुरैन का दिया हुआ लक़ब याद आया था। ये भाभी ने कहा तुझे? हसन ने उसका तमस्करा उड़ाया था। जिसने भी कहा हो, अब तो फ़ोन बंद कर। और साथ ही हदीद ने लाइन काट दी। हदीद ने सायरा बेगम की गोद में सर रखते हुए थके हुए लहजे में कहा था, मम्मी चाय पिलवा दें प्लीज़। सुबह से तुम थे कहाँ? उन्होंने हुरैन को आवाज़ देकर चाय लाने का कहा था, साथ साथ उसके बालों में हाथ फेर रही थी। बस हसन का कुछ काम था, उसी में देर हो गई। उसने उनके हाथों को नर्म महसूस करते हुए कहा था, वलीमे के लिए तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे, सो आज हुरैन के पेरेंट्स ने हमें डिनर पर इन्वाइट किया है। हदीद ने बुरा सा मुँह बनाया। चलो, अब क्या मेरा जाना ज़रूरी है वहाँ? हदीद ने उकताहट से कहा था। हदीद, बहुत बुरी बात है बेटा, खुद को एहसास करो। वो लड़की सुबह से शाम हमारे साथ खुश अखलाक़ी से रहती है, हमारी खिदमत करती है। तुम्हारा दिल ज़रा नहीं काँपता सोच करके कि क़यामत के दिन क्या कहोगे? जिस रिश्ते को अल्लाह और रसूल के नाम पर कायम किया है, उसके साथ ये सब किया? उन्होंने तासुब से कहा था। मैंने नहीं, आप लोगों ने ज़बरदस्ती उसको मेरे साथ बांधा है।
ज़िंदगी अजाब हो गई है मेरी। गुस्से से वो उनकी गोद से उठते हुए बोला था। तेज़ी से जाने लगा। इतने में ही हुरैन अंदर दाखिल हुए कप के साथ। हदीद के आखिरी जुमले उसके कानों में पड़े थे। कहीं अंदर बहुत शदीद दर्द उठा था। दोनों का तसादुम होने ही वाला था कि हुरैन ने ब्रेक लगाया। इसी चक्कर में चाय का कप उसके हाथ से गिर गया था। कुछ चाय की छींटें हदीद के ऊपर भी गिरी और कुछ हुरैन के हाथ पर। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? हदीद ने अपनी सारी खौलन हुरैन पर निकाली थी, जो पहले ही मुजरिमों की तरह खड़ी। उसने सर उठाया। आंसू भरी काली बनूरी आंखों ने हदीद को देखा था। सॉरी, हुरैन फ़कत इतना ही कह पाई और वापस मुड़ गई। हदीद, लगता है मेरी तरबियत में वाकई कोई कमी रह गई है, जो आज तुम एक लड़की की इज़्ज़त करने से कासिर हो। मम्मी मुतासिफ लहजे में कहती हुरैन के पीछे लपकी थी और हदीद, वो तो जैसे अब वहाँ से हिलना से कासिर था। उसने अब तक हुरैन का गुस्सा, झुंझलाहट, बेजारी हर रूप देखा था, मगर आंसू, उसके आंसू नहीं देखे थे। और शायद यही एक रूप हदीद की हस्ती को हिलाकर रख गया। वो खुद को उसकी काली भनोर आंसुओं से भरी आंखों में डूबने से बचा न पाया था। उसे लगा अब वो इन लम्हों के शहर से कभी नहीं निकल सकेगा। हदीद, रेडी रहो बेटा। सायरा बेगम ने लॉन्च में दाखिल होते हुए पूछा था, जो सिया शलवार कमीज़ में मलबूस निहायत ही वजीहा लग रहा था। शाम से अब तक अपने दिल से जंग लड़ रहा था, जो हुरैन को आला मसंद पे बैठाने के लिए हदीद के सबसे अज़र झुटलाने पर तुला था। इसी कैफियत में पूछ बैठा, आपकी बहू तैयार नहीं हुई है? मम्मी ने खुशगवार हैरत से उसको देखा था, जिसने पहली दफ़ा हुरैन के बारे में आराम से बात की थी। क्यों, क्या वो कमरे में तैयार नहीं हो रही थी? नहीं, मैं तो। चले मम्मी। अभी अल्फाज हदीद के मुंह में ही थे कि हुरैन ब्लैक और गिरे काम वाले कुर्ते और पजामे में रोशनियां बिखेरती हुई लॉन्च में आई थी। बगैर हदीद पर तवज्जो दिए मम्मी के साथ पोर्टिको में तरफ बढ़ी थी। ओह हेलो ब्लैक ब्यूटीज़। उनके बाहर आते ही बीना भाभी शरारत से बोली थी, आपकी जेलस हो रही हैं? हदीद ने खुशगवार लहजे में जवाबी कार्रवाई की थी। हुरैन तो हदीद के अपने ज़िक्र पे इतने खुशगवार लहजे को सुनकर दंग रह गई। भाई, हम क्यों जेलस होंगे, बल्कि मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब तुम्हारे च्याऊँ प्याऊँ आकर मुझे ताई कहेंगे। मैं बड़ा फील करना चाहती हूँ। हुरैन का दिल किया उनके मुंह पर टेप लगा दे। हदीद ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी हेज़ल ग्रीन आइज़ के फोकस में रखा था। आपको इतना शौक़ है तो मैं आज से आपको भाभी की जगह ताई कहना शुरू कर देता हूँ। हदीद की बात पे सब ने मुश्तरका कहका लगाया था। चले भाई, देर हो रही है। फरीद भाई ने सबको वक्त का एहसास दिलाया। हुरैन ने ज़बरदस्ती मम्मी को अपनी गाड़ी में बैठकर, हदीद ने बैक व्यू मिरर पीछे बैठती हुरैन पर सेट किया था। हाँ तो मिस्टर ऑफिसर, लोग सही कहते हैं कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आज आप भी उनसे घायल हो ही गए। हदीद ने बेबसी से कार चलाते हुरैन की भंवोर आंखों को देखा। अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही एस्ट्रोलियो ऑन किया, उसे लगा जोनाथन क्ले उसके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। आई एम फॉलिंग इन, आई एम फॉलिंग डाउन, आई वांना बिगिन बट आई डोंट नो हाउ टू लेट यू नो हाउ आई एम फीलिंग। आई एम होप ऑन होप, आई एम reeling and I won't let you go. Now you know I've been crazy for you all this time. I keep it close, always hoping with a heart on fire, a heart on fire. उन्हें सोचों में हुरैन के पेरेंट्स का घर आ गया था। हुरैन के मामा बाबा और एक भाई वलीद और बहन शीज़ा ने उनका इस्तकबाल किया। चाय का दौर चला तो हुरैन बनाने चल पड़ी। जैसे ही हदीद को देने के लिए आगे बढ़ी तो वो शरारती लहजे में आहिस्ता से बोला था, फिर कब तोड़ने का इरादा तो नहीं? हुरैन तो हैरत का मुजस्समा बन गई हदीद का ऐसा लहजा सुनकर। वो नाश्ता करके जो ही मम्मी के कमरे में एंटर होने लगा, हुरैन और बीना भाभी कहीं जाने को तैयार नजर आए। खैरियत, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? हुरैन के खूबसूरत ग्रीन शॉल में लिपटे चेहरे को फोकस करते हुए पूछा, और उसने नज़रें मिलाने से गुरेज किया, क्योंकि कल से हदीद की आंखों की चमक उसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। देवर जी, हमारी तो अब दोपहर चल रही है, बस ज़रा लिबर्टी तक जा रहे थे। बीना भाभी ने तफसील बताई। मैं ले चलूँ? एक मिनट, ये तुम ही हो ना जिसे बाजार जाना दुनिया का सबसे बोरिंग काम लगता था? हदीद ने खजल होकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। आपका क्या भरोसा मेरी बीवी को घुमा दे? वो भी हदीद था, कहाँ काबू में आता। ऐसा जोरू का गुलाम ना कभी देखा ना सुना। अब तो और देर से उसको लेकर आऊँगी। भाभी ने हुरैन के साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाते और भी शरारती लहजे में कहा था। मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। कल से अब तक जितना खुद को झुठला रहा था, उतना ही दिल उस चेहरे से हटने से इनकारी था, और वो ये नहीं जानता कि कुछ देर बाद उसको वाकई उनके पीछे जाना ही पड़ जाएगा। हेलो,
हदीद ने जैसे ही फ़ोन अटेंड किया, फरीद भाई की घबराई हुई आवाज़ आई थी, बीना और हुरैन घर आ गई हैं? उन्होंने जो छूटते ही पूछा था। हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। नहीं तो क्यों, खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं है। लिबर्टी की एक बिल्डिंग में बम ब्लास्ट हुआ है। मैं दोनों को कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड नहीं कर रही। तुम उन्हें ट्रेस करो प्लीज़। ओके। हदीद अब उनको क्या बताता कि उनमें इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे कि वो नंबर एक्सचेंज करते। उसने मम्मी से हुरैन का नंबर लिया, लेकिन बिज़ी टोन जाती रही। फिर भाभी को की, लेकिन नदारत। उसे लगा ज़मीन उसके पाँव से नीचे से सरकती जा रही है। मम्मी, मैं निकलता हूँ, आप दुआ कीजिएगा। हदीद रोती हुई सारा बेगम को कहते हुए मार्केट की तरफ निकला था। साथ साथ दोनों को कॉल करता जा रहा था। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपके बनाए गए रिश्ते को सवालिया निशान बना दिया। एक बेकसूर को सिर्फ अपनी बेमकसद की सोच के खातिर सज़ा दी। हम क्या और हमारी औकात क्या। मुझे एक चांस दे, सब ठीक करने का मौका दे। मैं उससे 1000 बार माफ़ी मांग लूँगा। गो, गिव मी वन लास्ट चांस। बेबसी की इंतहा थी, इसीलिए कार उड़ाता हुआ वो वहाँ पहुँचा। जैसे ही उसने बीना भाभी के नंबर पे कॉल फिर से मिलाई तो उठ गई। कहाँ हैं आप लोग? मैं यहाँ मेट्रो के सामने, लेकिन हदीद, हुरैन पता नहीं कहाँ है। भाभी की आवाज़ सुनकर वो जो रिलैक्स हुआ था, उनकी बात सुन के लगा जिस्म में रूह ही निकल गई हो। मैं आ रहा हूँ, बर वक्त वो बोला था। भाभी के पास पहुँचा। आप दोनों थी कहाँ? हम इजी प्लाजा में थे जब ये सब हुआ। वही घबराहट में हाथ छूट गया, भाभी ने रोते हुए बताकर हदीद की परेशानी में इजाफा किया था। ओके, आप ये चाबी लेकर गाड़ी में बैठे, मैं चेक करता हूँ। उनको चाबी पकड़ाकर वो उसी बिल्डिंग के जाने बढ़ा। कदम मन भर के हो रहे थे। वहाँ हर जानिब पुलिस ने घेरा डाला हुआ था। वो अंदर जाने लगा तो एक अहलकार ने रोका था। उसने साथ ही अपना सीक्रेट सर्विसेज वाला कार्ड दिखाया तो उसने रास्ता दे दिया। साथ साथ हुरैन को कॉल मिला रहा था। चौथी मर्तबा में फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। हुरैन की नहीफ सी आवाज़ सुन के उसको लगा अंदर तक सुकून उतर गया है। कहाँ हो हूर? मैं हदीद, आपको इसी बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूँ। हदीद, मैं शायद 3rd फ्लोर पर हूँ। और साथ ही खामोशी छा गई। हदीद परेशानी से भागते हुए उसी फ्लोर पर पहुँचा। ए अल्लाह, बस एक चांस, मुझे किसी तरह उसके पास पहुँचा दे। अभी वो परेशानी से उधर उधर देख ही रहा था कि एक पिलर के पास हुरैन आखिरकार नज़र आ ही गई। वो बेहोश थी, एक हाथ में मोबाइल था। हदीद ने उसे जल्दी से अपनी कीमती मता की तरह बाजू में उठाया और नीचे की तरफ भागा। डॉक्टर, प्लीज़ क्लियर बताएं कि हूर के बचने के चांसेस कितने हैं? हदीद ने दिल खड़ा करके डॉक्टर से पूछा। सारा घर अस्पताल आ गया था, हर कोई दुआ कर रहा था। देखो यंग मैन, ब्लीडिंग और नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि नेक्स्ट 6 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुआ करें कि इसी में इन्हें होश आ जाए, अदरवाइज़ यू बेटर नो। डॉक्टर की आखिरी बात पे हदीद ने होठ भींचकर चेहरा नीचे करके अपने आंसू को बामुश्किल बाहर आने से रोका था। और फिर सबकी दुआ से अल्लाह ने उसको एक नई ज़िंदगी दे दी। सब उससे मिलने गए सिवाय हदीद के। अब आपको रूबरू मिलूँगा अपनी सब गलतियों की माफ़ी मांगकर। एक हफ़्ता हॉस्पिटल रहकर जब हुरैन घर आई तो सायरा बेगम ने उसको अपने कमरे में ही ठहरा लिया, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से वो अभी सीढ़ियाँ नहीं चल सकती थी और ये दिन हदीद पर निहायत ही कड़े गुजर रहे थे। आखिर एक दिन वो मम्मी से बात करने उनके पीछे किचन में जा पहुँचा। अब क्या सारी ज़िंदगी अपनी बहू को अपने रखेंगी या मुझे वापस भी करेंगी? दिल तो नहीं कर रहा तुम्हारे हवाले करने का। मम्मी ने उसके झुंझलाहट का मज़ा लिया था। तो फिर आप ऐसा करें, मेरे रूम में शिफ्ट हो जाएं और मैं नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि आपके तो कोई इरादे ही नहीं लग रहे हैं ना अपने मियाँ के पास जाने के, ना मेरी बीवी को उसके मियाँ के पास आने देने के। निहायत जलकर उनको मशवरा दिया गया था। हाँ, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो मुसलसल हदीद की हालत का मज़ा ले रही थी। आप जालिम समाज ना बने। जब उसकी जानिब मतवज्जा नहीं था तब आपने मेरे दिन रात कान खाए हुए थे। अब जब उसकी जानिब आना चाहता हूँ तो आपने हमारा पर्दा करवा दिया है। अच्छा बाबा, भेज दूँगी आज। उसकी बेताबरियों पे हंसते हुए उन्होंने हुरैन को भेजने का वादा किया था। अच्छी भली मैं मम्मी के पास थी। पता नहीं क्या सोची उन्हें कि उस कमरे में जाने का हुक्म दे दिया जहाँ का मालिक मुझे बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं। इस कदर घूरता है जैसे मैंने कुछ चुरा लिया हो उसका। हुरैन बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ के हदीद के रूम में दाखिल हुई। अंदर आते ही नज़रें बालकनी में खड़े हदीद पर पड़ी। उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। खटके की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा। हुरैन को आते देखकर आंखों में मोहब्बत का जहां बसाए आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके जानिब बढ़ा। जो सोफ़े पर सर झुकाए बैठी थी। तबीयत कैसी है?
मोहब्बतों से भरे लहजे में सवाल हुआ। जी ठीक, हुरैन ने झुके सर के साथ जवाब दिया था। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हदीद ने इजाज़त ली। जी। फिर मुख्तसर जवाब। हदीद बेड के किनारे पर टिक गया। क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं? जी। हदीद की गैर मुतक्कब बात ने हुरैन के हवास सब सल्ब कर दिए थे। क्या कोई मजबूरी या तर्स? हुरैन उसके साबका रवैये की वजह से बस यही सोच सकी। मैं चाहता हूँ कि हम पिछली बातें भुलाकर इस रिश्ते को वैसे ही गुजारें जैसे इसका हक है। हदीद की मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया था। क्यों? अब मुझ में कौन सा सुरखाब के पड़ लग गए हैं? उसने गुस्से से हदीद को घूरा था। मुझे नहीं पता कब कैसे, हाँ, मगर इस रिश्ते ने अपना आप मनवा लिया है। वाओ, सीरियसली? दाद देनी पड़ेगी आपको। एक नया और घटिया खेल खेलना चाहते हैं आप। मोहब्बत के जाल में फंसाकर मज़ीद तमाशा बनाना चाहते हैं मुझे। शायद आपको अपने अल्फाज भूल गए होंगे, मगर मुझे अच्छी तरह याद है। आपने ही कहा था ना, जिस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं, उससे जुड़े शख्स की भी कोई अहमियत नहीं होती। फिर अब ये सब क्यों? वो तो जैसे गुस्से से फट पड़ी थी। मैं अपने सब अल्फाज का मदावा करूँगा। हदीद ने उसकी काली भनोरी आंखों को अपनी ग्रीन आंखों में जकड़ा था। किस किस बात का मदावा करेंगे? मुझे इस कमरे में आना ही नहीं चाहिए था। कितने आराम से आपने कह दिया सब भूल जाओ। मैं वो तहज़ीक कभी नहीं बोल सकती। आपके लिए आसान है भूलना, क्योंकि आपसे नफ़रत नहीं सही गई, मगर मैं। उससे आगे बोला ना गया। ना जाने क्या क्या याद करके उसके बेइख्तियार आंसू निकल पड़े, मगर वो उस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी कि बाएं हाथ की कलाई हदीद के हाथ में आ गई। हैरत के मारे मुड़ी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग स्वीट हार्ट। हदीद की बात पर हैरत की जगह इश्तियाल ने ले ली थी और हुरैन का दायां हाथ हदीद के गाल पे घूम गया। व्हाट? वो तो उस शेरनी के तेवरी देखकर ही शशदत रह गया था। हाउ डेयर यू टू टच मी? मैं वही हूँ जिसने आपकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी। आइंदा ये जुर्रत मत कीजिएगा। मैं अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि जब जिसका दिल चाहे मुझे रोन दे। हदीद को वार्न करती वो कमरे से बाहर निकल गई थी। क्या वाकई कुछ दिन पहले उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था? हुरैन ने उसके 14 तबाक रोशन कर दिए थे, फिर भी उसने हार ना मानने का मुअस्सिम इरादा किया। अगले दिन सुबह जब हुरैन की आँख खुली तो इर्द गिर्द के माहौल से मानूस होने में उसे कुछ वक्त लगा। हैरान होते अपने चकराते सर को थामकर बेड पर उठकर बैठ गई थी। फिर एकदम याद आया कि रात को हदीद पे अपना गुस्सा निकालकर वो साथ वाले कमरे में आकर रोते रोते सो गई थी। अपना भारी होता सर पकड़कर कितनी ही देर वो बेहिस व हरकत वहीं बैठी रही। रात के तमाम मनाजर किसी फिल्म की तरह दिमाग की स्क्रीन पर चल रहे थे। रात में जो बहादुरी दिखाई आई थी, अब खौफजदा थी कि कहीं जज्बात में हदीद कोई बड़ा कदम न उठा ले। आखिर एक लड़की का थप्पड़ कोई मर्द कहाँ बर्दाश्त करता है, चाहे वो मर्द उसका शौहर ही क्यों न हो। जो भी था, मगर हुरैन की नीयत इस रिश्ते को ख़त्म करने की नहीं थी। खुद को संभालती वो फ्रेश होने के लिए उठी। मम्मी, इस तरह तो मत करें। आपको पता है तो मेरे काम का नेचर ऐसा ही है, किसी वक्त भी कॉल आ जाती है। अब तो आपको इस सब की आदत हो जानी चाहिए, लेकिन आप हर मर्तबा पहले दिन की तरह रिएक्ट करती हैं। उसने अभी किचन की जानिब कदम बढ़ाए ही थे कि हदीद की आवाज़ आई थी। खुद में हिम्मत पैदा करती आगे बढ़ी। आखिर कभी तो उसका सामना करना था ना। अस्सलाम वालेकुम। हदीद और अम्मी एक साथ उसकी जानिब मुतवज्जह हुए। अब क्या कहूँ तुम्हें, पता नहीं तुमने ये प्रोफेशन क्यों ज्वाइन किया है। उसके सलाम का जवाब देकर सायरा फिर से हदीद की तरफ मुखातिब हुई। आपको तो फ़ख्र होना चाहिए। हदीद ने मोहब्बत से उन्हें साथ लगाते हुए नज़रों के फोकस में उससे बेमहर को रखा, जो टेबल के गिर्द रखी चेयर पर बैठते जूस पीने में उसे ऐसे मगन थी जैसे उसके इर्द गिर्द कोई ना हो। हदीद हसरत से उसको देखता रहा, जो उसके सुकून गारत की कितनी पुरसुकून थी। इसी लम्हे हुरैन ने नज़रें उठाई। हदीद ने जैसे ही उसको अपनी तरफ देखते पाया तो शरारत से हंसते हुए बाईं आंख दबाई थी। जूस पीती हुरैन को अच्छू लग गया। अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी परेशानी से उसकी जानिब आई थी और जैसी की वजह हुरैन की हालत हुई थी, वो मुस्कुराहट दबाता हुआ किचन से बाहर चला गया। शाम का वक्त था। हुरैन मज़े से कमरे में बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी। कल रात से फिर वो हदीद के कमरे में नहीं गई थी। वैसे भी हदीद वापस अपनी ड्यूटी पर वज़ीरिस्तान जा रहा था। हुरैन नहीं चाहती थी कि उसका सामना हो, मगर वो नहीं जानती थी कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन। हुरैन की इजाज़त पाते ही जो शख्स अंदर आया, हुरैन उसे इस वक्त रूबरू होने को तैयार नहीं थी। सोचा जाने से पहले आपको एक नज़र देख लूँ, फिर पता नहीं कब मिल पाए। मिले भी या नहीं। हदीद ने अपनी मुस्कुराती नज़रों से हुरैन के गिर्द सहर बांधा था और उन मुस्कुराहट से उसके चेहरों पर पड़ने वाले डिम्पल ने हुरैन की नज़रों को जकड़ लिया।
मैं शायद अच्छे से आपको सॉरी नहीं कह पाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे जो कुछ मैंने किया है उसके लिए ये लफ्ज़ बहुत छोटा है। सो मैं अपने अमल से सब कुछ सही करना चाहता हूँ, लेकिन ना वक्त ने मौका दिया ना आपने। उसकी नरम गर्म नज़रों ने हुरैन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। जब अल्लाह ने मेरे लिए आपको नई ज़िंदगी दी है तो वो मेरे लिए आपका दिल भी नरम करेगा। आई कैन वेट टिल माई लास्ट ब्रेथ। हुरैन खामोश रही, जिससे वो खुदा हाफिज़ कहकर मुड़ा। हुरैन ने आवाज़ लगाई, सुनिए। वो हैरत से मुड़ा, फिर शरारती लहजे में बोला, मुझे रोकने लगी हैं क्या? हुरैन उसकी शरारत समझने लब भीज गई थी। हाँ, आई नो, अभी मेरे ऐसे नसीब कहाँ। प्लीज़ आप कहिए। हदीद ने सर्द आह भर कर कहा था। आप दूसरी शादी कर लें, बस मुझे छोड़िएगा मत। मगर अब इस सब के बाद मेरा दिल आपकी जानिब आने पर आमादा नहीं। हुरैन ने इधर उधर देखते हुए कांपते लहजे में कहा था। हदीद पहले तो उसकी बात सुनकर मजमद हुआ, फिर मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगा। आहिस्ते से चलता हुआ उसके 2 कदम के फासले पर रुका। सुने, सीने पर हाथ बांधते कंफ्यूज कर देने वाली नज़रों से उसको देखा, जो इधर उधर देखने में महू थी। आर यू सीरियस? आपको पता है दूसरी शादी करने की कंडीशंस क्या हैं? इसमें बैलेंस का हुक्म है, और आपके लिए तो मैं अपना आप फरामोश कर चुका हूँ। दूसरे के हुकूक कहाँ से पूरे करूँगा? और वैसे भी क्या आप इतनी आसानी से मुझे किसी और के सुपुर्द कर देंगी? उसकी निगाहों में झांकते हदीद ने सवाल करके हुरैन को हैरान किया था। हूर, जितनी दुनिया मैंने देख चुका हूँ, इसकी बदौलत आप तो लोगों को आंखों के ज़रिए ही उनका अंदर तक पढ़ लेता हूँ। हूर, जितनी दुनिया में देख चुका हूँ, उसकी बदौलत अब तो लोगों की आंखों के ज़रिए उनका अंदर तक पढ़ लेता हूँ। सो इतना तो जान गया हूँ कि आप मुझसे नफ़रत नहीं करती। अपनी मध्यम सी मुस्कुराहट से हुरैन के दिल का राज जानते हदीद ने उसका सुकून बर्बाद किया। इसीलिए उम्मीद है कि आप मेरी तरफ ज़रूर लौट आकर आएंगी। मैं इंतज़ार करूँगा। ये कहते साथ ही हदीद कमरे से निकलता चला गया। उसके जाते ही हुरैन ने दोबारा से उसके कमरे में कब्ज़ा किया। अगले दिन सुबह में ही शायान एक बुके में हाथ लिए उसके कमरे में आया था। ये आपके लिए कोई देकर गया है। हुरैन ने हैरत से देखा तो इंग्लिश में कुछ अशार लिखे हुए थे। हे स्ट्रेंजर, और मे आई कॉल यू माई ओन? आई नो आई डोंट यू नो, बट देयर समवेयर I've seen you before. Whatever your name is, whatever you do, there is nothing between us I'm willing to lose. Just call me if ever our paths may collide. I want you to call me under these dark sky. Whoever you love, whoever you kiss, the wandering between us I'm willing to miss. Now I am drifting out over deep oceans, and the tide won't take me back in. And these desperate nights I call you again and again. There's comfort in things we believe, other than danger, wanting the things I can't see. Wherever you live now, wherever you walk, there's distance between us I'm willing to cross. Now I'm drifting out over deep ocean, and the tide won't take me back in. And these desperate nights I call you again and again. Now I am drifting out over deep ocean, and the tide won't take in. And these desperate nights I call you again and again. Hey stranger, or may I call you my own? I know I don't know you, but there were somewhere I seen you before. ये लफ्ज़ उसके फेवरेट सॉन्ग बिटवीन अस के थे। वो नहीं जानती कि कभी ये अल्फाज उसके ज़िंदगी के हालात से इतने मुताबिकत रखते होंगे। अभी वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि व्हाट्सएप पे मैसेज की टोन आई। जैसे ही उसने फ़ोन चेक किया तो किसी अनजाने नंबर से वॉइस मैसेज आया हुआ था। उसने जैसे ही प्ले किया तो हदीद की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी थी। सुबह बखैर स्वीट हार्ट, उम्मीद है आपको मेरे दिए हुए फूल मिल गए होंगे। जब से आया हूँ दिल ही नहीं लग रहा है, अपनी शेरनी बहुत याद आ रही है। हदीद के लहजे में शरारती मुस्कुराहट उसके एक मैसेज में भी साफ महसूस हो रही थी, जिसने उसके गाल दहका दिए थे। कल से अब तक अपनी हालत पे हंसी आ रही है कि इश्क भी हुआ तो अपनी बीवी से। उम्मीद करता हूँ कि इन फूलों को डस्टबिन की नज़र नहीं करेंगी। स्वीट वाइफी, टेक केयर, बाय। और फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। रोज़ाना सुबह एक बुके आता और हुरैन के मोबाइल पर ढेरों मैसेजेस, जिनमें से एक का भी जवाब हुरैन ना देती। आखिर एक दिन तक लगाकर उसने मम्मी से शेयर करने का सोचा था। मम्मी, आखिर ऐसा क्या हो सकता है एकदम से कोई शख्स आपसे इतनी मोहब्बत करने लग जाए? कल तक वो मेरी हैसियत मानने को तैयार नहीं थे और आज तूफ़ानी मोहब्बत के दावे।
मम्मी उसके कॉन्फिडेंट शक्ल देखकर हल्के से मुस्कुराई थी। मेरे बच्चे, निकाह के बंधन के ऐसे ही तो इस्लाम में इतनी अहमियत नहीं है। दो बिल्कुल अनजान लोग बंधन में बंध कर इस तरह करीब होते हैं जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। ऐसे ही तो अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब नहीं जोड़ दिए। उसने तुम दोनों के दिलों में भी मोहब्बत डालनी ही थी। अब जब वो पूरे दिल की आमादगी के साथ तुम्हारी जानिब बढ़ रहा है तो तुम भी बड़ेपन का मुजाहिरा करो। अना की दीवार मत खड़ी करो बेटा, ये रिश्तों को खोखला कर देती है और आखिर में सिवाय खसारे के कुछ नहीं आता था। उसको अपनी जानिब आने दो। खोले दिल से उसका माफ़ करके तो देखो। रिश्तों में खामोशी ठीक नहीं होती। तुम्हारा रिश्ता तो अभी कहने सुनने के मरहले में है। इसी खामोशी की नज़र मत करो। मैं हदीद की माँ नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बनकर तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ। प्लीज़ मम्मी, आप हुक्म करें, दरख्वास्त नहीं करें। हुरैन ने फ़ौरन ही उनके गोद में रखे हाथों पर हाथ रखकर उनका मान बढ़ाया था। बस फिर तुम मुझसे वादा करो कि आज ही उसकी कॉल अटेंड करोगी और सही से उसकी एक चांस दोगी। मम्मी जानती थी कि हदीद रोज़ उसे फ़ोन करता है मगर वो अटेंड नहीं करती। हुरैन ने उससे वादा कर लिया। रात में मखसूस वक्त पर हदीद की कॉल आने लग गई। वो जानता था कि वो नहीं उठाएगी, फिर भी मुस्तकिल मिजाजी से रोज़ कॉल करता था। मम्मी से किए गए वादे की वजह से आज उसने चौथी बैल पर धड़कते दिल के साथ कॉल अटेंड कर ली। अस्सलाम वालेकुम। कपकपाते लबों से बामुश्किल उसने सलाम किया। दूसरी जानिब कितने ही लम्हे हदीद को अपने कानों पर यकीन न आया। क्या वाकई उसने हुरैन की आवाज़ सुन ली है? इज़ डैट रियली यू? बेयकीनी से हदीद ने हुरैन से तस्दीक चाही थी। यस इट्स मी हुरैन, योर सो कॉल्ड वाइफ। जाने कैसे उसके मुंह से ये तल्ख अल्फाज निकले थे। हालांकि उसने सोचा था कि वो तहम्मुल से बात करेगी, लेकिन हदीद के जज्बों से भरपूर आवाज़ सुनकर उसे अपनी नाकदरी शिद्दत से याद आई थी। हाँ, ऐसे ही तो मैं आपको शेरनी नहीं कहता। छक्के छुड़ा देती हैं आप, और ऊपर से मेमोरी गज़ब की है। हदीद ने उसे सो कॉल्ड वाइफ कहने पर चोट की थी। आपने क्या यही सब बताना था? हुरैन को उसकी खुश मिजाजी एक आंख नहीं भाई थी। नहीं, ये पूछना था कि क्या एक और थप्पड़ खाने हैं आपके रूबरू आ सकता हूँ? थप्पड़ खाने आपके रूबरू आ सकता हूँ? जज्बात से भरपूर गंभीर लहजे ने हुरैन के दिल की दुनिया धर भरम करके रख दी थी। उस थप्पड़ के लिए मैं कभी आपको सॉरी नहीं कहूँगी। सो इसको याद दिलाकर आप जो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो गई। हुरैन ने अपना लहजा सख्त और मजबूत करके कपकपाहट छुपाने की कोशिश की थी। कौन काफिर आपको शर्मिंदा करना चाहता है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर हाथ पकड़ने से बढ़कर कोई जिसारत की तो क्या आपका रिएक्शन इससे भी बढ़कर ख़तरनाक होगा? हदीद के सरगोशी नुमा आवाज़ में हुरैन के छक्के छुड़ाए। आप मुझसे इतनी चीप बातें मत करें, हुरैन ने उसे टोकते हुए कहा था। तो फिर किससे करूं हनी? असूलतन तो ये बातें बीवी से ही करनी चाहिए, मगर आप हाथ ही नहीं आ रही। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगी इतनी ही दूरी पे? मैंने तो आपको कहा था कि दूसरी शादी कर लें, मुझसे तवक्को मत रखें। हुरैन की बात पर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। और अगर मैं आपकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दूं, क्या एक भी मौका रूबरू फिर से मुआज़रत का नहीं मिल सकता? आई बैट कि अगर मुझे मेरे तरीके से मौका दे तो मैं आपको मना लूँगा। उसके लहजे में छुपी बात का मफहूम समझते हुरैन के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थीं। हुरैन, जब वो एक्सीडेंट हुआ तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मैंने आपको खो दिया है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह ने आपको मुझे लौटा दिया और मुझे मौका मिला इस रिश्ते की सच्चाई जानने का। क्या आप भी किसी ऐसे ही एक्सीडेंट की मुंतज़िर हैं? और अगर आपकी किस्मत मेरी जितनी अच्छी ना हुई तो? अल्लाह ना करे। हदीद की बात का मफहूम समझते ही वो बेख्तियार दिल थाम गई थी। सीरियसली? लव इट। इसका मतलब है मेरी मोहब्बत ने हल्की हल्की दस्तक दी है, अदरवाइज़ मैं तो आमीन सुनने का मुंतज़िर था। हदीद ने उसकी बेरुखी पर चोट की। इतने भी संगदिल नहीं हूँ, हुरैन ने नाराज़गी से कहा था। इसका मतलब है अगर कल की फ़्लाइट पकड़कर आपके पास आ जाऊँ तो आप मुझे मुआज़रत करने का और इन सब लम्हों की रूदात सुनाने का मौका देंगी। जब जब आप मुझे अच्छी लगी, इतनी ही आप मुझसे मोहब्बत हो गई। हदीद की बातों ने उसकी पेशानी अर्क-आलूद कर दी थी। मम्मी ने आज बहुत समझाया, सो मैंने सोचा आपको एक मौका देना चाहिए, आप आ जाएं। हदीद की मज़ीद कंफ्यूज करने वाली बातों से बचने के लिए वो जल्दी से बोली थी, मम्मी का मुंह तो मैं आते ही चूमूंगा, और जिन लबों से मुझे इजाज़त दी है उनके साथ क्या करना चाहिए? हदीद की बात की गहराई तक पहुँचते ही हुरैन ने चीपू कहकर कॉल बंद कर दी थी। थोड़ी ही देर बाद हुरैन को व्हाट्सएप पर हदीद का वॉइस मैसेज मिला। मुझे उम्मीद है कि मेरे जज्बे
कल अपना आप मनवा लेंगे। आज रात तो नींद आनी मुश्किल है। अब अपनी सारी नींदें आपके करीब में ही कुर्बत में ही पूरी करने की ख्वाहिश है। हुरैन ने अपना चेहरा शर्म से सुर्ख होता महसूस किया था। हदीद को गुस्से वाला इमोजी सेंड किया। साथ ही हदीद ने स्माइल और किस वाला इमोजी सेंड किया और अगला मैसेज पढ़ के हुरैन अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। प्लीज़ रिप्लेस द वर्ड माई सो कॉल्ड वाइफ विद द वर्ड माई स्वीट वाइफ। हुरैन कितनी ही देर उस मैसेज से नज़रें नहीं हटा सकी थी। आज जिस तरह आपकी हर बात पे धड़कते हुए मेरे दिल ने मुझे बेवफाई की है, तो मुझे यकीन आ गया है कि ये दिल आपकी हर बात पर ईमान ले आया है और इसने आपकी मौजरत भी कबूल कर ली है। तो फिर ये नाम निहाद किस बात की? हुरैन ने आंसू किए और हदीद की कल होने वाली मुलाकात का सोचते आंखें बंद करके लेट गई। रात में ही वो हसन को अपनी आमद के बारे में बता चुका था, मगर घर में किसी को नहीं बताया था। सबको वो सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था कि वहाँ पहुंचकर सरप्राइज रह जाएगा। बैग हाथ में लिए वो शाम 7 बजे जब दाखिल हुआ तो सन्नाटे से उसका इस्तकबाल किया। हैरान होता जैसे ही वो मम्मी के रूम में दाखिल हुआ तो सबको वहाँ देखकर मुतमईन हुआ। अंदर दाखिल होते उसने सलाम किया, मगर उसका सरप्राइज्ड आमद पर भी हमेशा वाला जोश व खरोश मनकूद था। वो दुश्मनी जहाँ नज़र ही नहीं आ रही थी। क्या बात है, आप लोग इतने सीरियस बल्कि परेशान लग रहे हैं? हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो असल में तुम बैठ जाओ पहले प्लीज़। फरीद भाई जो उसके पास ही खड़े थे कुछ कहते फिर रुके। उसे बेड पर मम्मी के बराबर बैठने का इशारा किया। हुआ क्या है? बैठते हुए वो फ़कत इतना ही कह सका। परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। एक्चुअली दोपहर में हुरैन को ड्राइवर मार्केट लेकर गया था, मगर वहाँ किसी ने उसको किडनैप कर लिया। फरीद भाई की बात सुनकर वो सन्नाटों में चला गया। मम्मी? उसने बेयकीन नज़रों से मम्मी को फिर भारी भारी सबको देखा था, जैसे कोई तो इस बात से गलत होने की तस्दीक करे, मगर सब ने नज़रें चुराई थी। ये सब दोपहर को हुआ और आप मुझे अब बता रहे हैं? मर गया था क्या मैं, जो एक कॉल नहीं कर सकते थे? वो खड़े होते हुए फरीद भाई के साथ उलझ पड़ा था। तुम्हें बहुत ट्रेस किया, लेकिन शायद तुम्हारी साइड पर सिग्नल्स के प्रॉब्लम थे। किडनैपर की कॉल आई है और हर मर्तबा वो सिर्फ तुमसे मिलने की ही डिमांड कर रहा है। कहता है तुम मुझसे मिलोगे तो हुरैन को छोड़ेगा। क्या तुम आजकल कोई ख़तरनाक केस डील कर रहे हो? फरीद भाई ने तफसील बताते हुए परेशानी से इस्तफसार किया था। उसे याद आया कि सुबह से उसके एरिए के मोबाइल सर्विसेज बंद थी और केस तो बहुत सारे थे जिन पर वो काम कर रहा था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि किडनैपर की कॉल आ गई। हदीद ने लपक कर फ़ोन उठाया, साथ ही नंबर चेक किया जो किसी पीसीओ का था। हेलो? ओह, कच्चे धागे से कच्चे सरकार आ ही गए। वाओ, जो कोई था। हदीद ने पहली मर्तबा उसकी आवाज़ सुनी थी। तुम हो कौन और तुम बकवास का मकसद? हदीद गुस्से से पुकारा था। धीरज मेरी जान, मिलोगे तो सब बताएंगे, लेकिन याद रखना कोई होशियारी की तो अब तक तो तेरी बीवी की जान महफूज है। इसके बाद की जिम्मेदारी हम पे नहीं। शट अप यू बास्टर्ड। अगर मेरी बीवी को ज़रा भी खराश आई तो मैं तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर दूंगा। तुम चाहते क्या हो? हदीद गुस्से से चिल्ला उठा था। हा 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 हा, ये कमबख्त मोहब्बत है ही ऐसी। बस एक मुलाकात मेरी जान। बड़े चर्चे सुने हैं तुम्हारे, सोचा आज तुम्हें बुलाकर देखते हैं कि कितने पानी में हो। खैर 8:30 पर आ जाओ, मैं वहीं बताएंगे कि तुमसे क्या खिदमत चाहिए, और अगर लेट हुए तो आगे के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मतलूबा जगह बताकर किडनैपर ने फ़ौरन फ़ोन बंद किया था। इसीलिए मैं कहती थी प्रोफेशन मत ज्वाइन करो। हदीद ने चौंक के माइक ऑन किया हुआ था, सो सब ने एक एक लफ्ज़ सुन लिया था। मम्मी हदीद पर गुस्सा निकालकर सर पकड़कर बैठ गई थी। हदीद ने गन लोड की और निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि किडनैपर की बताई गई जगह कोई फार्म हाउस था जो शहर से दूर था और जाते टाइम भी लग सकता था, और हदीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बेटा तहम्मुल से रहना, मम्मी उसे समझाते हुए बोली थी, जिसकी हस्ती जलजलों की जर्द में थी। गाड़ी उड़ाता वो मतलूबा जगह पहुंचा। फार्म हाउस की जिस सीमत हदीद को आने का कहा गया था वहाँ बहुत मध्यम रोशनी थी। हदीद जैसे ही आगे बढ़ा तो एक जानिब एक मर्द औरत टेबल के गिर्द बैठे नजर आए थे, मगर रोशनी कम होने की वजह से उनके साए नज़र आ रहे थे। जैसे ही आदमी ने हदीद को आते देखा वो अपनी जगह छोड़कर हदीद के जानिब बढ़ा था। औरत ने भी उसकी पैरवी की। उनको अपनी जानिब बढ़ते देखकर हदीद ने जीन्स के पॉकेट में मौजूद पिस्टल पर गिरफ्त मजबूत की। मान गए भाई जनाब, तो आशिक में गोटे गोटे डूबे हुए हैं, इश्क में गोटे गोटे डूबे हुए हैं। मर्द की आवाज़ पहचान कर हदीद के मुंह से हैरत के बाइस बस इतना ही निकला। हसन? हसन ने मोबाइल पर किसी को लाइट्स ऑन करने का कहा था।
जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, हुरैन और हसन का चेहरा नज़र आया। हदीद तो हक्का बक्का था। मान गए ना बेटा, कैसे हिलाकर रख दिया तुझे। हसन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा, जो अभी तक हैरत की तस्वीर बना था। जैसे ही उसके हवास ने काम किया तो गुस्से से करीब आते हसन को पंच मारने की कोशिश की। वो अगर मुतवज्जो ना होता तो हदीद का पंच उसका चेहरा सुजा देता। हसन बचकर सीधा हुआ और उसके साथ लिपट गया, मज़ीद किसी कार्रवाई से बचने के लिए। आई एम रियली सॉरी यार, मगर जितना तूने भाभी को तंग किया है, मैंने सोचा बदला तो लेंगे ही, तो मैं ही थोड़ा तेरा दिमाग सीधा कर दूं। हसन ने मुस्कुराते हुए बताया था और हदीद उसकी डिटाई पर और तेज में आ गया। छोड़ मुझे, बताता हूँ मैं तुझे अभी। हदीद हसन की गिरफ्त से अपना आप छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला था, पहले वादा कर तू भाभी के सामने मेरी दुर्गत नहीं बनाएगा। इतना खौफ था तो ये घटिया हरकत क्यों की? और वो मेरे घर वाले और एक ये घर वाली सब तेरे साथ शामिल हो गए। गुस्से से हुरैन को घूरा, जो पहले ही घबरा रही थी। देख यार, सब मेरा प्लान था। जब तूने आने का बताया तब मैंने ये छोटी सी शरारत सूझी और फ़ोन पर आवाज़ बनाकर बोला था ताकि तू पहचान न सके। कंजूस इंसान, तुझे एक कैंडल लाइट डिनर का सरप्राइज़ दिया है। हसन ने छोड़ते हुए उसे टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ कुछ देर पहले वो दोनों थे। ये छोटी शरारत है, तुझे मेरी कुछ देर पहले की कंडीशन का अंदाज़ा नहीं। 2 मरतबा एक्सीडेंट होते होते बचा है। हदीद अब तक गुस्से में था। अच्छा यार, सॉरी ना, एंजॉय योर डिनर। अब जल्दी ही वलीमे का खाना भी खिला दे। हसन अब वहाँ से निकलने के लिए तैयारी पर तोल रहा था। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ़ यू। और भाभी को कुछ मत कहना, वो बड़ी मुश्किल से इस सब के लिए तैयार हुई थी। हदीद से गले मिलते हुए हसन ने सरगोशी की। थैंक्स बडी। हदीद ने उसका सरप्राइज़ डिनर पे शुक्रिया किया था। हसन किसी को फ़ोन पर उनके लिए डिनर सर्व करने का कहता चला गया। हदीद चलता हुआ उस दुश्मन जा की तरफ आया था जो वाइट और रेड कंट्रास्ट के नेट के सूट में रोशनियां बिखेर रही थी। हदीद ने बेइख्तियार ही हाथ बढ़ाकर उसको साथ लगाकर खुद में भींच लिया। हुरैन शशरद रह गई। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक मजाक था। हदीद ने उसके होने का यकीन करके उसे खुद से अलग करते कहा था। फिर उसका हाथ थामे टेबल की जानिब बढ़ा जहाँ डिनर सर्व हो चुका था। खाना खाने के दौरान भी हदीद की नज़रें उसके चेहरे पर थीं। अब अगर आपने मुझे देखा ना बंद ना किया तो मैं टेबल के नीचे चली जाऊंगी। हदीद उसकी घबराहट से महसूस हुआ। मैं अभी तक बेयकीन हूँ कि आप मेरे सामने हैं, ख्वाब सा लग रहा है। हदीद की बात सुनकर हुरैन शरारत से मुस्कुराई और उसके टेबल पर रखे हाथ में फोर्क चुभाया। हदीद ने हाथ खींचते गुस्से और हैरत से देखा। सॉरी, हुरैन शरारत से मज़ीद मुस्कुराई थी। घर चलकर बताऊंगा आपको, हदीद ने मसनूई गुस्से से कहा था। घर आए तो सब अपने अपने पोर्शंस में जा चुके थे। हदीद उनकी क्लास सुबह लेने का सोचकर हुरैन के साथ अपने रूम में आया। जैसे ही उसने ड्रेसिंग रूम के जानिब कदम बढ़ाए, हदीद ने उसके बाजू थाम कर रोका था। क्या मैं इतनी दूर से इस कैंडल लाइट डिनर के लिए आया था? मैं नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि हम हर बात क्लियर कर दें, दिल साफ़ करके एक दूसरे की जानिब बढ़ें। क्यों नहीं? हुरैन ने नज़रें नीचे झुकाकर उसकी इजाज़त दी थी। हदीद की मोहब्बत की शिद्दत का ही सोचकर वो कँपकँपा रही थी, इसीलिए वो सोफ़े पर बैठकर उसके साथ बैठा था। मैं हमेशा से मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता था और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता मेरे लिए एक समझौता और जिस्मानी ज़रूरत से बढ़कर कुछ नहीं था। जब आपसे शादी हुई तो हसन ने समझाया कि ये रिश्ता जिस्म का नहीं, रूह का है, मगर मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया था और यकीनन अल्लाह को मेरा इस रिश्ते का ऐसे तमस्कर उड़ाना पसंद नहीं आया और उसने मुझे आपकी मोहब्बत में मुब्तला कर दिया, मेरी हर सोच झुटला दी। मैं अपने हर बुरे लफ्ज़ और एटीट्यूड के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन जब वो चाय का कप गिरा और आपकी आंसू भरी आंखें, माई गॉड, आई कांट फॉरगेट डैम। बस इन्हीं में डूब गया। वो जो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, उसकी खामोश होने पर बोली थी, मैंने ख़ुद को ज़िंदगी में कभी इतना गैर अहम महसूस नहीं किया जितना आपके रवैये से किया। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन थे। ऐसा लगता था मैं बेसाहिबान हो गई हूँ। कब से थमे उसके आंसू गालों पर फिसले थे। स्वीट वाइफी, रियली सॉरी। हदीद ने उसके आंसू साफ़ किए थे। क्या मैं कोई जसारत कर सकता हूँ? मानेंगी तो नहीं? हदीद ने उसका मूड बेहतर करने के लिए कहा था। हाथ भी पकड़ लिएगा, गले भी लगा लिया और अब मासूम बनकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुरैन ने उस पर चोट की थी। हदीद का कहकहा गूंजा। आपके ख्याल में आपने सॉरी कहा और मैं मान गई। हुरैन उसके पास से उठते हुए बोली।
हदीद ने हैरत से उसे देखा था। जब तक आप यहाँ हैं मैं सोफ़े पर ही सोऊंगी और आप बेड पर। अब मैं इतना भी रहमदिल नहीं, हदीद ने उसकी शरारत को समझते हुए कहा था और एक लम्हे का भी मौका दिए बगैर उसके मुकाबिल खड़े होते हुरैन की कमर के गिर्द बाजू का घेरा तंग करके खुद से लगा लिया था। हदीद, ये फ़ाउल है। हुरैन ने हदीद के सीने पर हाथ रखकर बामुश्किल फासला पैदा किया था। कैन यू कॉल माई नेम अगेन? हुरैन ने पहली दफ़ा उसका नाम लिया था। हुरैन ने ना समझते हुए दोबारा कहा, इतना स्वीट मुझे अपना नाम कभी नहीं लगा। दिल कर रहा है कि अभी हदीद का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि हुरैन ने झट अपना एक हाथ अपने उसके होठों पर रखा। हदीद ने नासमझी से उसकी हरकत देखी और फिर समझ आया तो बेइख्तियारी कहका बुलंद किया, नहीं, मैं अभी कोई जिसारत नहीं करूँगा, बल्कि अपनी शेरनी से पहले और डांट खाऊंगा। खुद इतने बड़े दहशतगर्द हैं, मुझे शेरनी कह कह कर बदनाम किया हुआ है। हुरैन की बात पे वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट रोक न सका। इज़ देयर एनी नीड टू से आई लव यू नाउ? आपके दिल ने मुझे बता दिया है कि मैं आपके लिए कितनी ख़ास हूँ और आपको कितनी मोहब्बत है मुझसे। हुरैन ने नाज से कहते हुए अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो हदीद के सीने पर धरा था। हदीद ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। थैंक्स वाइफ़ी। दी एंड। उम्मीद है आप सभी को ये नावल पसंद आया होगा। मुझे ये नावल बहुत पसंद आया। लाइक आर्मी बेस और सीक्रेट एजेंट, मुझे वैसे भी ये नॉवेल्स बहुत मस्त अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नॉवल के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।